नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्दमन तिवारी हूँ और आप सभी के साथ एक समसामयिक विषय पर चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हूँ। अभी हाल ही में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ और 18वीं लोकसभा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए या जैसे भी शांति जिस भी तरीके से हुए चुनाव संपन्न हुए और जो नवनिर्वाचित सांसद थे उन सभी के शपथ की जो व्यवस्था है वो की जा रही थी। तो जिस विषय पर हम लोगों ने थंबनेल में आपने देखा होगा कि हम लोग किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो जो एक प्रक्रिया होती है कि जब एक बार आम चुनाव हो जाते हैं और सबसे पहले एक बार जो अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति होती है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है और प्रयास ये किया जाता है कि जो सत्ता पक्ष के सबसे सीनियर कोई जो मेंबर है वही अक्सर बना करते हैं। तो उसको देखते हुए उड़ीसा के भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे और उनकी जो असिस्टेंट्स के लिए राधा मोहन सिंह बिहार के हैं उनको भी नियुक्त किया गया था। तो शपथ हो रही थी और चूंकि 140-150 करोड़ लोगों का लगभग देश है, इसमें वैध अवैध सब लोग शामिल हैं। सेंसस में जो लोग शामिल होते हैं, जो लोग नहीं शामिल होते हैं, सबको मैं 150 करोड़ की संख्या बता रहा हूँ। 150 करोड़ लोगों का देश है। अलग अलग लोगों के विचार, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, धर्म है, जाति है और सबके पास अपनी एक जो वैचारिक आस्था है, सबके पास अपनी एक जो बुद्धि है, विवेक है, उसके अनुसार व्यक्ति अपनी टिप्पणी करता है। और जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो मेरा अपना खुद का परिवार है, अधिवक्ता महोदय यूट्यूब चैनल का परिवार है, इसमें भी बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग विचारधारा के होंगे और मैं उन सभी की विचारधारा का सम्मान करता हूँ। लेकिन उनसे कहीं अधिक भारत की जो संप्रभुता है, सॉवरेंटी है और जो भारत की एकता अखंडता है, मैं उसका अधिक सम्मान करता हूँ, किसी की विचारधारा से भी थोड़ा ऊपर बढ़ करके। हाँ, मेरी विचारधारा ठीक है या आपकी विचारधारा ठीक है, इसमें कोई टकराव वाली बात नहीं है। हो सकता है आपकी विचारधारा बेहतर हो या हो सकता है मेरी ही ठीक हो, लेकिन जब बात भारत की एकता अखंडता की आए, भारत की यूनिटी इंटीग्रिटी की आए, तो जाहिर सी बात है एक बार बोलना पड़ता है। अब अक्सर हम लोग जब भी किसी भी जुलूस में होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, तमाम किस्म के ऐसे नारे हैं, स्लोगन हैं जो हम लोग उत्तेजित होते हैं तो जोर से बोलते हैं, जयकारा लगाते हैं। तो जिस समय ये शपथ हो रही थी उस समय एक सांसद हैं, एक सांसद क्या है, हमारे ही पेशे के हैं, बैरिस्टर हैं और बहुत ही सम्मानित कहूँगा और बहुत कहूँगा कि विद्वान व्यक्ति हैं कि बाहर से पढ़ करके आए हैं, लॉ की इनको बहुत अच्छी जानकारी है और हमारे आपसे तो बहुत ही बेहतर जानकारी है, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो कई बार मैंने भी उनको बहुत अधीर होकर सुना है कि वो जो बोल रहे होंगे बहुत बेहतर सही बोल रहे होंगे। असदुद्दीन ओवैसी नाम है उनका और आप सभी उनसे परिचित होंगे। उनके या उनके भाई के किसी कट्टर बयान को लेकर के या उनकी किसी बढ़िया बात को लेकर के आप सभी उनसे परिचित होंगे, नाम उनका सुना होगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब जब शपथ ले रहे थे तो उन्होंने शपथ ली, हलफ ली उर्दू में, अपनी ज़बान में, और जब उन्होंने शपथ अपनी ख़त्म की उसके बाद उन्होंने जय भीम का नारा लगाया, जो संवैधानिक है, ठीक है, जय भीम का नारा लगाया, अपने प्रदेश जय तेलंगाना का नारा लगाया और बहक गए वो, या मैं कहूँ कि कोई इंटेंशन उनकी थी ऐसी, कुछ ऐसा उनको लगा होगा कि इससे मुझे टीआरपी मिल जाएगी या इससे मुझे एक अन्य देश के लोगों का वोट मिल जाएगा। हो सकता है उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में फ़लस्तीन के लोग रहते हों, हो सकता है उनको लोग फ़लस्तीन से वोट देने आते हों। तो खैर उनकी क्या निष्ठा है उस पर मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सवाल संवैधानिक प्रावधानों पर कर रहा हूँ, संवैधानिक उपबंधों पर कर रहा हूँ। और जब ये सब हो रहा था उस समय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू वहीं पर उपस्थित थे। जब ये हो रहा था तो उस समय के जो प्रोटेम स्पीकर थे, असिस्टिंग प्रोटेम स्पीकर राधा मोहन सिंह साहब, वो वहीं पर उपस्थित थे और सत्ता पक्ष के और विपक्ष के तमाम सारे जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार किस्म के लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने उसकी कुछ भी मुखालफत नहीं की, जिन्होंने उसका कुछ भी विरोध नहीं किया। चलिए ठीक है, जय भीम का नारा, जय तेलंगाना का नारा, किसी को उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वास्तविकता तो ये है कि जिस समय आप शपथ ले रहे हैं, मतलब मैं कोई इतना बड़े अपने खुद को इस हैसियत में नहीं पाता हूँ कि मैं उनको राय दूँ, उनको मशवरा दूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जिस भी समय शपथ हो रही है उस समय केवल शपथ लेनी चाहिए। आपको जय भीम का नारा लगाना है, आपको जय श्री राम का नारा लगाना है। छत्रपाल गंगवार ने भी यही काम किया, उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया, जो कि बिल्कुल उतना ही गलत है। लेकिन जय हिंदू राष्ट्र के नारे में और जय फ़लस्तीन के नारे में ज़मीन आसमान का अंतर है। किसी भी प्रकार की कट्टरता को बढ़ावा देना बिल्कुल ठीक नहीं है
और किसी भी प्रकार की मजहबी कट्टरता को बढ़ावा देना वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा जो संविधान है उसमें बाकायदा संशोधन किया गया इंदिरा जी के द्वारा, और वो संशोधन करने के बाद उसमें सेकुलर वर्ड डाला गया, जबकि हम सभी तो वसुधैव कुटुंबकम के अनुयायी हैं, हम सभी तो सर्वधर्म समभाव के अनुयायी हैं। लिखने की तो कोई आवश्यकता थी ही नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, सेकुलरिज्म लिखा गया और उसको कई सारे संविधान के विशेषज्ञों द्वारा और कई सारे बड़े मामलों में हमारी बड़ी अदालतों ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालयों ने, उच्चतम न्यायालय की पीठों ने कई बार उसको अप्रूव किया, उसकी पुष्टि की कि हाँ अब इस संशोधन के बाद हम सेकुलर हैं, जबकि हम आदिकाल से, अनादि से सेकुलर थे। सभी धर्मों का सम्मान था, सभी जाति का सम्मान था, सभी लिंग का सम्मान था, सभी वर्ण का सम्मान था, सभी वर्ग का सम्मान था। खैर आते हैं अपने विषय पर। ओवैसी साहब जल्दबाजी में कहिए या जानबूझकर कहिए या जो भी है, उन्होंने जय फलस्तीन का नारा लगा दिया। अब सवाल ये उठा कि क्या ये नारा जो है ये अवैधानिक है या असंवैधानिक है? क्या इस नारे की वजह से असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता, लोकसभा सदस्यता जो है वो खारिज होनी चाहिए? क्या इसके लिए कोई प्रावधान है या नहीं? तो हमारे पास हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। आजकल आप देख रहे होंगे संसद में बहुत लोगों के हाथ में ये रह रही है। खैर 102 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 102 है, जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप का प्रावधान है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप में जब आप 102 का जो क्लॉज 1 है उसमें सब क्लॉज डी में जाते हैं और उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज़ वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, या तो भारत का व्यक्ति नहीं रहा है या उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली है, या और इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस और एडहेरेंस टू अ फॉरेन स्टेट, या वो किसी भी प्रकार से किसी विदेशी राज्य के प्रभाव में है या उससे बहुत प्रभावित हो चुका है, या उसकी जो आस्था है, उसकी जो निष्ठा है वो उस राष्ट्र के प्रति है। तो धारा 102 अनुच्छेद 102 एक के डी में जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार देखा जाए तो ओवैसी साहब की सदस्यता बिल्कुल खारिज हो जानी चाहिए। मैं अपनी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल वो बातें कह रहा हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। मैं केवल वो बात कह रहा हूँ जो भारत के संविधान में मुझे लिख करके मिला है। इसी पर विद्वान अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन ने रिट भी करी है, मुकदमा भी किया है, और कई सारे अन्य नेता भी हैं जो उस समय तो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, उस समय उन्होंने कुछ भी टोका टाकी टिप्पणी नहीं की, लेकिन बाद में कहें तो पॉपुलैरिटी के लिए, बाद में कहें तो क्रेडिट लेने के लिए, या ये कहने के लिए कि हाँ हम राष्ट्रवादी हैं, हम बहुत घनिष्ठ हैं अपने राष्ट्र के प्रति, हम बहुत कट्टर राष्ट्रवादी हैं, तो अब मुझे सुध आ गई है कि इस नारे का विरोध करना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये करीब 140 से 150 करोड़ लोगों का देश है, अलग अलग विचारधारा है, सबका सम्मान है, और ऐसा नहीं है कि किसी को जानकारी नहीं है कि इजराइल में क्या हो रहा है, किसी को जानकारी नहीं है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, गज़ा का झगड़ा क्या है। हमारी खुद की जो सरकार है, कई बार ऐसा लगता है कि जो सरकार की तरफदारी करने वाले लोग हैं वो इजराइल के साथ बहुत मजबूती से खड़े रहते हैं, हैशटैग चलाते हैं स्टैंड विद इजराइल, और जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, विरोधी विचारधारा के लोग हैं, विपक्ष में जो लोग हैं, वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। तो मसला फ़लस्तीन और इजराइल के झगड़े का बिल्कुल नहीं है। फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, आप उस पर बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, संविधान के विशेषज्ञ की तरह, विधि के विशेषज्ञ की तरह, इंटरनेशनल लॉ के जानकार की तरह, आप ह्यूगो ग्रोसियस की तरह, ओपनहाइम की तरह अपनी जो टिप्पणी है करनी है करिए, लेकिन आप जब भारतवर्ष की किसी एक लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जनादेश प्राप्त करके लोकसभा में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने गए हैं, तो वहाँ पर अगर आप जय फ़लस्तीन कह रहे हैं, वहाँ पर आप जय इजराइल कह रहे हैं, या वहाँ पर आप जय पाकिस्तान, जय हिंदू, जय नीमीबिया और जय कंबोडिया कह रहे हैं, तो ये तो सरासर उस जनादेश का अपमान है, ये तो छलावा है उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको चुन करके भेजा है। अब हमने बटन दबाई थी आपके नाम की कि आप जा करके वहाँ पर हमारे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे लिए विकास के एजेंडे लाएंगे, हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे, यमुना बहाएंगे, लेकिन आप वहाँ पर जा करके क्या कह रहे हैं, जय फ़लस्तीन। आप जय फ़लस्तीन कहते वो उतना ही गड़बड़ है जितना आप जय इजराइल कहते तो भी गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जय इजराइल कहना चाहिए था, मैं बिल्कुल इस चीज़ के विरोध में हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई नारा, जय हिंदू राष्ट्र का नारा हो या किसी भी प्रकार का कोई नारा हो। चलिए वहाँ पर आप पहुँचे, आपको लगा कि ईश्वर का दिया हुआ है सब, तो आपने ईश्वर में आस्था व्यक्त की। रवि किशन भी लोकसभा सांसद है गोरखपुर से, उन्होंने भी हर हर महादेव का नारा लगाया।
उन्होंने बाबा गोरखनाथ का नारा लगाया। जब ओवैसी साहब पहुंचे तो उन्होंने भी शुरुआत में, खैर मुझे बहुत समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने उर्दू में अपने ईश्वर के प्रति कुछ आस्था व्यक्त की। बिल्कुल ठीक है, आप अपने ईश्वर को, जाहिर सी बात है हम सभी किसी न किसी प्रकार से ईश्वर से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से जो भी जीवन में अपनी गतिविधि कर रहे हैं उसमें मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान है, हाथ है, पीछे वो है। तो मेरे सारे वीडियो में आप पीछे देखते होंगे तमाम सारे मेरे जिनका मैं भक्त हूँ, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, उनकी फ़ोटो लगी है। तो वो तो मेरा निजी मामला है, लेकिन मैं इसी चीज़ को जाकर के किसी क्लास में पढ़ाते हुए वहाँ पर अगर जयकारे लगाना शुरू कर दूँ, या चाहूँ कि जो मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं वो भी वो जयकारे में हाँ मिलाएं या जयकारे लगाएं, तो वो तो बिल्कुल युक्त नहीं, वो बिल्कुल गलत है। तो इस चीज़ की बिल्कुल मुखालफत होनी चाहिए। और सदस्यता खारिज होना ना खारिज होना वो अलग बात है, लेकिन कम से कम ये सोचने वाली बात है कि कैसे इतने बुद्धिमान लोगों के बीच में, इतने प्रज्ञावान लोगों के बीच में, जिस लोकतंत्र में हम शुचिता की दुहाई देते हैं, अपने आप को लोकतंत्र का जननी नहीं लेकिन हम लोकतंत्र के पिता खुद को कहते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आप तो वहाँ पर 4-5-6 लाख वोट पा करके उन 5-6 लाख वोटर्स के जनादेश का अपमान कर रहे हैं, जय फलस्तीन कह करके। और धारा 101(1)D में ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आप इस प्रकार का कुछ करते हैं तो आपकी सदस्यता खारिज होनी चाहिए। उसके बाद कोई हाय तो वह हल्ला नहीं मचना चाहिए कि नहीं ये तो गलत हो गया मेरे साथ, क्योंकि मैं ऐसा हूँ इसलिए ऐसा हो गया मेरे साथ, मैं अकेला हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। कुछ भी ना आप अकेले ना कमज़ोर हैं। और मैं तो उनको बहुत सालीन और बहुत बेहतर वक्ता मानता हूँ, जो उनके भाई की तुलना में, जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं उनके भाई की तुलना में हम उनको बहुत सालीन वक्ता के तौर पर जानते हैं। और उन्होंने अपनी जो इमेज है वो थोड़ी बहुत बदली भी है, लेकिन कुछ टीआरपी का खेल रहता है। टीआरपी बड़ी ज़रूरी है कि हमको हमारे लिए कुछ बाहर से ट्वीट हो जाए, हमारे लिए कुछ बाहर से हैशटैग चल जाए, एक दिन ट्विटर पे हमारे लिए हो जाए, कुछ लोग हमें गाली दें, कुछ लोग हमारे पक्ष में, कुछ लोग आए स्टैंड विद करें, कुछ लोग हमें गाली दें, चर्चित हो जाए, टीआरपी बढ़ जाए। तो टीआरपी का खेल तो अलग बात है। आप टीआरपी कमाइए, अपने लोकसभा क्षेत्र में खूब काम करिए, वहाँ टीआरपी कमा लीजिए। लेकिन ये इस प्रकार से निर्वाचन हुआ है आपका, आप भारत गर्व कीजिए कि आप भारतवर्ष के उस संसद में बैठने जा रहे हैं जहाँ पर मात्र 550 के करीब लोग हैं, 150 करोड़ में से चुन करके 550 जा रहे हैं, उसमें से एक आप हैं। तो आपको तो वैसे ही गर्व होना चाहिए, आपकी टीआरपी तो वैसे ही बढ़ी हुई है, देश भर में लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपको जानते हैं। मैं लखनऊ में बैठ करके उनको जान रहा हूँ, वो तो मुझे नहीं जान रहे होंगे, तो उनकी टीआरपी तो वैसे ही बढ़ी हुई है। उनको देश क्या, उनको विदेशों में लोग जानते हैं, वो जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ उनकी निष्ठा है वहाँ सब लोग उनको जानते हैं। लेकिन थोड़ी सी और टीआरपी बढ़ जाए, इसके चक्कर में उन्होंने ये काम कर दिया, और हो सकता है कल को उनकी सदस्यता खारिज हो जाए। तो खैर संवैधानिक प्रावधान यही है, बाकी होना ना होना सब मिले हुए हैं जी। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि सब मिले हुए हैं जी। तो मुझे तो यही लगा कि जब सामने से किसी ने कुछ बोला नहीं तो इसका मतलब सब मिले हुए हैं जी। सब चाहते हैं कि ये सामने से बोलें और चलता ही रहे सब ऐसा जैसा चल रहा है। तो बस यही बात कहनी थी, समसामयिक विषय था, और चूँकि लॉ से भी जुड़ा विषय था, और तमाम सारे लोग पूछते थे मतलब कोई फ़ोन नहीं कर रहा था, लेकिन मिल करके जब कोई पूछता था इस पर चर्चा कर रहे थे, तो मैं अब एक काम करूँगा कि वीडियो उनको सीधे भेज दिया करूँगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। कुछ भी ऐसा नया ज्वलंत विषय आएगा उसको लेकर के उपस्थित हो जाएंगे, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।